बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर नंबर 4 के कंप्लीट कर लिए थे और आज हम कुछ उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। उसमें क्या कहा गया है कि बाय अप्लाइंग equal force on sphere of plastic and iron of equal volumes, greater acceleration is produced in the plastic sphere because its mass is। तो जो मास और एक्सीलरेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ मोशन हमें पढ़ाता है, सिखाता है कि तो देखो क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में ये कहा गया है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन के, ठीक है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट बढ़ेगा वो क्या आएगा, मास आ जाएगा। ये जो मास है अगर हम ये निकालना चाहें किसी भी चीज़ के तो ये इन्वर्सली रह जाएगा किसके, एक्सीलरेशन के। अगर हम मास को बढ़ाएंगे, फोर्स उतना ही रखें, 5 न्यूटन रखें, 10 न्यूटन रखें, जितना भी रखें, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट करके मास को बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उतने ही फोर्स में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कम प्रोड्यूस होगी। अगर हम मास को कम करते हैं, फोर्स वहीं लगाते हैं, मास को कम करते हैं तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास और एक्सीलरेशन के दरमियान में। हमें एमसीक्यूज़ में यहाँ कहा गया है कि एक प्लास्टिक स्पेरी है, ये प्लास्टिक स्पेरी है, ठीक है, और एक आयरन स्पेरी है। हर चूँकि आयरन में ग्रेटर मास होगा, ग्रेटर मास आयरन में क्या होगा, ग्रेटर मास होगा, तो इसमें एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। इसमें जो एक्सीलरेशन ग्रेटर प्रोड्यूस होगी तो इसका मास क्या है, कम है, ठीक है। तो इसीलिए बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्स ऑन स्पेरी ऑफ प्लास्टिक एंड आयरन ऑफ इक्वल वॉल्यूम से इक्वल है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्वल से, ये अंदर वाला जो ऐसा है स्पेस है इसको वॉल्यूम कहा गया है कि इक्वल वॉल्यूम से, ठीक है। बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्स ऑन स्पेयर ऑफ प्लास्टिक एंड आयरन इक्वल वॉल्यूम्स ग्रेटर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द प्लास्टिक स्पेरी बिकॉज, इसीलिए ग्रेटर एक्सीलरेशन प्लास्टिक में प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसका मास क्या है, कम है, ठीक है। तो दूसरा एमसीक्यूज है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज ए न्यूटन। एसआई यूनिट जो फोर्स का है वो क्या है, न्यूटन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूटन किसके इक्वल है तो न्यूटन इक्वल है, हमने पढ़ा है कि सेकंड लॉ मोशन में फोर्स जो है बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के। जो मास है उसका यूनिट किलोग्राम होता है और एक्सीलरेशन का मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। तो न्यूटन इक्वल किसके है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तीसरा नंबर, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो यूनिट है वो कोई भी नहीं होता क्योंकि ये रेशो है बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन, तो इसीलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। जो भी लिहाजा ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, सिंपलेस्ट मैथमेटिक्स है वो एक दूसरे को कट ऑफ करेंगे और कोई भी रेशो नहीं बचेगा, कोई भी यूनिट नहीं बचेगा, कोई भी क्वांटिटी नहीं बचेगी, इसीलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। चौथा नंबर, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेरिंग बिकॉज दे
बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने से एनर्जी कम ज़ाया होती है, इसीलिए हम बॉल बेरिंग का यूज़ करते हैं, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल करके हम कन्वर्ट करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन चूँकि ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करवाता है, इसीलिए हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करते हैं जो लेस एनर्जी हमारी। 5वां नंबर है जिसमें कहा गया है कि इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ डबल देन द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इज़ हाफ फोर्थ डबल क्वाड्रापिट। तो एक्सीलरेशन और फोर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली है। डायरेक्टली है मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि जो फोर्स और एक्सीलरेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि हम जितना फोर्स को बढ़ाएंगे उतनी ही एक्सीलरेशन बढ़ जाएगी, जितना हम फोर्स को कम करेंगे उतनी ही एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर फोर्स को डबल किया गया है, यहाँ पर फोर्स को डबल किया गया है तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन टिक होगा, करेक्ट होगा, वो क्या होगा, डबल होगा। 6वां नंबर, व्हेन a horse pulls a wagon, the force that causes the horse to move forward is the force। तो वो कौन सा फोर्स होगा जो हॉर्स को मूव कराएगा फॉरवर्ड, आगे की तरफ, तो वो फोर्स होगा द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन हिम। ठीक है, वैगन को तो जो कार्ट होता है पीछे घोड़े के, उसका तो कोई काम ही नहीं होता। तो जिन जिन ऑप्शंस में वैगन है वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वही ऑप्शन पड़ेगा द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन हिम। ठीक है, होता है क्या है कि जब हम भी चलते हैं हमें फ्रिक्शन फोर्स भी हमें क्या करती है, ग्रेविटी कशिश करती है जब हम चलते हैं। ठीक है, सिंपल मैं अपना मिसाल दे देखता हूँ। हम इंसानों का कि हमने ये एक जो लिम्ब है हमारी, हमने ये ऊपर कर दी है। अब हमें क्या करेगी, ज़मीन अपने तरफ कशिश करेगी, पुल करेगी। तो पुल करेगी तो हमारा एक कदम क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ठीक है, वही हम दूसरे वक्त भी ऐसे करेंगे, ऐसे चलकर हम चलते हैं। सेम ऐसे हॉर्स को भी हो रहा है कि द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन हिम। नंबर 7वां, विच इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। मास कितना है ऑब्जेक्ट का, वो है 800 ग्राम। 800 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमें वेट पूछ रहा है, तो वेट किसके बराबर है, वेट इज़ इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, मास हमें दिया गया है 800 ग्राम, ग्रेविटी का पता है हमें, वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मास ग्राम में दिया गया है तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोग्राम में। तो 800 ग्राम में हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो इसका जवाब आ जाएगा 0.8। अब हम 0.8 किलोग्राम को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो जवाब आ जाएगा 8 न्यूटन, जो कि वेट जो हमसे पूछ रहा था हमें जवाब मिल गया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। 5वां नंबर है जिसमें कहा गया है कि इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ डबल देन द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इज़ हाफ फोर्थ डबल क्वाड्रापिट। तो एक्सीलरेशन और फोर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली है। डायरेक्टली है मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि जो फोर्स और एक्सीलरेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि हम जितना फोर्स को बढ़ाएंगे उतनी ही एक्सीलरेशन बढ़ जाएगी, जितना हम फोर्स को कम करेंगे उतनी ही एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर फोर्स को डबल किया गया है, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन टिक होगा, करेक्ट होगा, वो क्या होगा, डबल होगा। 6वां नंबर, व्हेन a horse pulls a wagon, the force that causes the horse to move forward is the force।
तो वो कौन सा फोर्स होगा जो हाथ को मूव कराएगा फॉरवर्ड आगे की तरफ, तो वो फोर्स होगा द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन हिम। ठीक है, वैगन को तो जो कार्ट होता है पीछे घोड़े के, उसका तो कोई काम ही नहीं होता, तो जिन जिन ऑप्शंस में वैगन है वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वही ऑप्शन पड़ेगा द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन हिम। ठीक है, होता है क्या है कि जब हम भी चलते हैं हमें फ्रिक्शन फोर्स भी हमें क्या करती है, ग्रेविटी कशिश करती है जब हम चलते हैं। ठीक है, सिंपल मैं अपना मिसाल दे देखता हूँ। हम इंसानों का कि हमने ये एक जो लिम्ब है हमारी, हमने ये ऊपर कर दी है। अब हमें क्या करेगी, ज़मीन अपने तरफ कशिश करेगी, पुल करेगी। तो पुल करेगी तो हमारा एक कदम क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ठीक है, वही हम दूसरे वक्त भी ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे चलकर हम चलते हैं। सेम ऐसे हॉर्स को भी हो रहा है कि द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन हिम। नंबर 7वां, विच इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। मास कितना है ऑब्जेक्ट का, वो है 800 ग्राम। 800 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमें वेट पूछ रहा है, तो वेट किसके बराबर है, वेट इज़ इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, मास हमें दिया गया है 800 ग्राम, ग्रेविटी का पता है हमें, वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मास ग्राम में दिया गया है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोग्राम में। तो 800 ग्राम में हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो इसका जवाब आ जाएगा 0.8। अब हम 0.8 किलोग्राम को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो जवाब आ जाएगा 8 न्यूटन, जो के वेट जो हमसे पूछ रहा था हमें जवाब मिल गया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।